सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। 88 से लेकर 99 तक पाकिस्तान में बज़ाहिरन एक डेमोक्रेसी थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो दफ़ा मुंतखब हुई और दोनों ने दो दफ़ा हुकूमत बनाई। उसके बाद फिर जमहूरियत का तसलसल टूट गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद दोबारा जमहूरियत बहाल हुई और फिर यही दोनों जमातें 2008 से लेकर 2018 तक बरसर इक़्तिदार रही 5-5 साल के लिए। और अब फिर एक तीसरी जमात है तहरीक इंसाफ जो सामने आई। 1988 से लेकर 1999, बल्कि 1988 से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, उस वक्त मुस्लिम लीग आज मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान वही सख्त जुमलों का तबादला देखने में आता था जो 2008 से लेकर 13 तक हमें मिलता रहा और फिर 2018 के इंतखाबात से पहले तक वो जारी रहा। मोहतरमा को नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात मेड इन फ्रांस, मेड इन पेरिस या मेड इन लंदन कहा करती थी और इसी तरह से पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को और उनकी जमात को करप्ट, चोर और न जाने कौन कौन से अलकाबात से याद किया करते थे। मुशर्रफ साहब के बाद फिर ये दोनों जमातें जब वापस आईं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई। दोनों जमातें 2008 के इंतखाबात के बाद इन्होंने हुकूमत बनाई। कहा जा रहा था कि ये आग और पानी का मिलाप है, ये दोनों फितरी तौर पर मुमकिन नहीं है कि ये इकट्ठे हो सके, यानी इनका इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद कहलाया। और फिर यही हुआ कि दोनों जमातों के रास्ते अलग हो गए और इत्तेहाद टूट गया। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त की पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और न जाने क्या क्या कुछ कहा, जो आप सैकड़ों नहीं हजारों दफा पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर सुन चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे। 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया इमरान खान साहब ने, तो दोबारा मुस्लिम लीग नून को जरूरत पड़ी पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी साहब रायवन चलकर खुद गए। मैं चाहूंगा जरा वो मनाजर दिखाए जाएं। 23 अगस्त 2014 के मनाजिर जब आसिफ अली जरदारी साहब गए और कहा गया कि जमहूरियत को इस वक्त खतरा है, चूंकि इमरान खान एक खतरे के तौर पर सामने आए हैं जमहूरियत के लिए, लिहाजा जमहूरियत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखें और हम दोनों इकट्ठे होकर बैठ जाएं। और फिर यही हुआ कि साथ होकर बैठ गए 23 अगस्त 2014 को। लेकिन ये दोस्ती और ये नाता ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सका और दोनों के दरमियान फिर से नफरत और कदूरत बढ़ने लग गई और बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उससे भी ज्यादा सख्त जबान जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल की थी 2008 से लेके 2013 के दरमियान। मैं चाहूंगा कि 23 अगस्त 2014 के बाद ये जो रोमांस है जब ये खत्म हुआ तो फिर किस किस्म की जबान थी एक दूसरे के खिलाफ, ये जरा अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें। Nawaz Sharif's brother Shahbaz also has to resign, पर ये याद रहे कि अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जरदारी साहब, वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में आपका पैसा पड़ा है। हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत जो आपने लूटी है, बेवाओं और यतीमों की दौलत जो आपने लूटी है, वो दुनिया के आखिरी कोने से वापस लाकर अवाम के खिदमत में निछावर करेंगे। तख्ते राइवेंड को हिलाएंगे और पता पड़ेगा तब कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। इंशाल्लाह इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे, पंजाब की याद रखिएगा। फिर हम किसके साथ भी मिलकर हुकूमत बनाएं, आपके साथ नहीं बनाएंगे। कहा 2018 के इलेक्शन से पहले गले फाड़ना था, पेट फाड़ने थे, सड़कों पर घसीटना था और कहां फिर 2018 के इंतखाबात के बाद दोनों रहनुमा बगलगीर हो गए। 2018 से पहले सिर्फ जो शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की सतह की लीडरशिप ही नहीं बल्कि जो सेकंड टीयर लीडरशिप है वो भी बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करती थी। साद रफीक साहब जरा ये सुनवा दें, ये क्या कहा, किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते थे 2013 से लेकर 18 के दरमियान। जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। ये जो पेट का दोजख है इसमें कितना कुछ डालना है। ये शुगर मिले किधर से आई हैं? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं। अरबों रुपया खा गए आप, आपके पेट की आग नहीं बुझी।
राइट जी। और अब फिर दोबारा जैसे 23 अगस्त 2014 को मुस्लिम लीग नून को जरूरत पड़ी, पीपल्स पार्टी की और जरदारी साहब खुद चल कर गए रायवंड और कहा जाता है कि 70 डिशों, ये रिपोर्ट किया मुख्तलिफ चैनल्स ने कि 70 डिशों के साथ खातिर मदारत की गई। और अब फिर जब दोनों जमातों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो मरियम बीबी ने दावत दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। ये हमारे कल्चर का और तहजीब का हिस्सा भी है कि जब किसी को दावत दी जाए तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए और जाना चाहिए, दुश्मनियों को भुला देना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चल कर गए मरियम बीबी के पास। मरियम वैसे भी उम्र में बिलावल साहब से बड़ी हैं, तो एक वो भी एहतराम है उम्र के लिहाज से भी, और सियासी तजुर्बा भी किसी हद तक मरियम साहबा के पास ज़्यादा है। बिलावल साहब खुद चल कर गए और अब जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बाद जो अगली जनरेशन है, अब उनके दरमियान एक पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप आप बनता हुआ देख रहे हैं। अब ये दोनों शख्सियात, मैं आखिर में ज़रा चाहूँगा कि इन दोनों शख्सियात का एक दूसरे के बारे में क्या कहना था। मरियम बीबी का ज़रा सबसे पहले दिखाइए 2018 के इंतखाबात से पहले वो क्या कहा करती थी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बारे में। इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। जरदारी साहब ने अरबों रुपए खर्च कर इमरान खान के अराकीन को खरीदा। जरदारी साहब के दरबार पर इमरान खान साहब ने जो हाजिरी दी है, अब नाक को इधर से पकड़ो या नाक को इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाइयों, इन मोहरों के चेहरे याद रखना जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, और इनको इंशाअल्लाह ताला इबरत का निशान बना देना, बना दोगे ना। ये अंदर से एक ही हैं, अंदर से मिले हुए हैं, नजरिया भी एक है, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और आखिर में दिखा दें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम भी, हालांकि मरियम बीबी ने कभी भी बिलावल साहब पर तनकीद नहीं की, वो जरदारी साहब पर किसी हद तक करती रही है उनकी जमात पर, लेकिन कभी उन्होंने बिलावल साहब पर तनकीद नहीं की, जबकि बिलावल साहब ने मरियम बीबी पर भी तनकीद की थी और वो सख्त जबान इस्तेमाल की थी नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो एक बिलावल साहब की उम्र के सियासतदान को अपने से दुगनी उम्र के सियासतदान के बारे में किसी तौर पर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कभी भी ऐसी जबान मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जरदारी साहब के बारे में इस्तेमाल नहीं की। ये जरा बिलावल साहब की भी तनकीद दिखा। पाकिस्तान की आवाम आपसे आपकी खरीदो फरोख्त कमीशन और धौंस धांधली की सियासत से निजात पाना चाहते हैं। मियां साहब, तुमने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासत की। तुम लोगों की लंबी दास्तान है, लूट मार की, जुल्म की, अवाम दुश्मनी की। मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। मियां साहब, आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं हो सकते। मियां साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। लोगों के जहनों में यह सवाल मौजूद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालिदा मोहतरमा और अपने वालिद के उम्र के सियासतदान नवाज शरीफ के बारे में इतनी सख्त जब जबान इस्तेमाल की थी और आज वो उन अल्फाज को वापस ले रहे हैं, तो उस वक्त कहने का मकसद क्या था और आज कहने का मकसद क्या है। ये तमाम अल्फाज अगर हम ना भी आपके सामने रखें तो ये तारीख के सफ़ात पर उस तरह सब्त हो चुके हैं जैसे लोहे पर कोई लकीर खींच दी जाए जो मिट नहीं सकती है। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं, सुमसाम बुखारी साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब, हमारे साथ लाहौर से। आपका बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। राना मोहम्मद अफजल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आपका बहुत शुक्रिया। और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे प्रोग्राम के इससे पहले भी ज़ीनत बनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से वीडियो लिंक में। जनरल साहब, आपसे सर आगाज़ करता हूँ। ये बुरा लगता है वैसे सियासतदानों को जब हम ये सब दिखाते हैं, लेकिन ये अब छुपाया भी तो नहीं जा सकता ना। ये उस वक्त याद आता रहेगा जब जब सियासतदान किसी के साथ बैठेंगे या किसी के साथ लड़ाई करेंगे, वो कोई भी जमात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है। आप अगर पीछे देखें तो अक्सर औकात यही कुछ होता रहा है, क्योंकि एक वक्त आपका दुश्मन, दूसरे वक्त में आपका इत्तेहादी, तो वो फिर जो कुछ दुश्मनी के वक्त में कहा होता है वो इत्तेहादी के वक्त में फिर वो सारा गोल हो जाता है। ये तो हमारी सियासत का
वो जो जमहूरियत का जो हुस्न कहते हैं वो बड़ा बदशक्ल सा हुस्न मौजूद है हमारी इस जमहूरियत में, और ये चलता रहता है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जब भी कभी आप किसी से इत्तेहाद हो, ठीक है दुश्मनी थी लेकिन अब इत्तेहाद हो रहा है, तो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए ना, कोई असूल होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए सामने जिससे ये नज़र आए कि आप एक कौमी मफाद था जिसके लिए, या एक अवामी मफाद था जिसके लिए आपने अपने इख्तलाफात एक तरफ रखे। इख्तलाफात मौजूद हैं, दुश्मनी मौजूद है, जहन में एक दूसरे के बारे में नफरत भी मौजूद है, लेकिन चूंकि ये एक कौमी मसला था तो इसके लिए हम इकट्ठे हैं। लेकिन वो ऐसा है नहीं। इस वक्त मसला दोनों फैमिलीज़ का जो है, मैं पार्टीज़ का नहीं कहूँगा क्योंकि पार्टियों का इशू नहीं है, दोनों ख़ानदानों का, दोनों फैमिलीज़ का मसला करप्शन है, उसमें फंसे पड़े हैं। और ये सियासी इत्तेहाद नहीं है, ये दो फैमिलीज़ का आपस में इत्तेहाद है इस करप्शन से बचा करने का, करप्शन के अंजाम से बचा करने का। ये भी मैं नहीं कह सकता कि अंजाम बाकी कुछ होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अदारे इस तरह फ़ाल नहीं हैं जैसे होना चाहिए। लेकिन बहरसूरत एक नज़र आता है उनको कि शायद आज वो मुश्किल में हैं, जेल में शेलों में हैं। तो ये असल चीज़ ये है बचा जो उसका करना है। उसके लिए आप कभी तो आप कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम बड़ी ख़तरे में है, वो बर्बाद हो जाएगा मुल्क अगर हम अपनी जान दे देंगे अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा। कभी आप कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, हम उसके सामने खड़े हैं। कभी आप सुबाइयत का नारा लगा देते हैं कि जी ये सिंध कार्ड आ गया। कभी कोई, ये सारे ढोंग जो आपने रचाए जिनका वजूद कहीं नहीं है, जो कहीं नज़र नहीं आते, वो सारा कुछ यही था जिसके लिए किया है। और अब भी मैं समझता हूँ कि कोई जवाज़ ऐसा नहीं है, जो कोई बुनियाद ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इत्तेहाद हो। लेकिन दो ख़ानदानों का इत्तेहाद होगा सही, क्योंकि दुख साझा है, तकलीफ़ साझी है, ज़ख़म एक है, इसकी मरहम पट्टी एक दूसरा आपस में आप कर सकते हैं। तो मजबूरी है इस वक्त ये जो इत्तेहाद आप देख रहे हैं, इसका कोई हमारे कौमी मसाइल से या किसी और चीज से कोई वास्ता नहीं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि कौमी मसाइल के लिए बहुत अच्छे नहीं, वो तो ये नहीं कह रहे ना जनरल साहब, वो ये नहीं कह रहे कि हम कोई करप्शन के केसेस के सिलसिले में इकट्ठे हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है, मईशत तबाह कर दिया है, हम अगर नहीं आगे आएंगे तो कौन रेस्क्यू करेगा। देखिए ये कहते हैं, नहीं देखें अभी मईशत का हुआ क्या है जो तबाह हो गई, 8-10 महीने में मईशत तबाह हो गई। अभी तो वो निपटा रहे हैं उस दुख को जो पीछे छोड़ के गए ये लोग। तो वो मेरा ख्याल है ये भी कोई नहीं। महंगाई का चर्चा किया, महंगाई वाकई बड़ी है, बहुत महंगाई हुई है और उसका लोगों के ऊपर असर भी है और लोग उससे परेशान भी हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये खुद भी कोई क्रिस्मेटिक लोग नहीं हैं, इनकी अपनी परवरिश जिस माहौल में हुई है उसमें इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग देखी है, उसमें आप इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बनती देखी हैं, झूठ बोलते देखा है। वो यही इस तरह का माहौल है जिसमें ग्रूमिंग हुई है इन लोगों की। राइट, तो इनसे मैं जरा आगे बढ़ता हूं कि बड़े क्रिस्मेटिक होंगे, बाहर आके पब्लिक बाहर ले आएंगे, ये नहीं हो सकेगा। आपका पॉइंट आ गया सर। मैं राना साहब आपके पास आता हूं, लेकिन एक चीज मैं दिखा के जरा सुमसान बुखारी साहब से कमेंट लेके, क्योंकि अब जारी बात है इस वक्त आप दोनों जमातें और मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने, यानी बिलावल जब जबान इस्तेमाल कर रहे थे बहुत सख्त शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जलसों में, तो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को तंजन एक बात कही थी 2018 के इलेक्शन से पहले। ये जरा सुनवाएं। किस तरह जनाब वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे। और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो, तुम किस करप्शन की बात करते हो। अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल राइट जी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बेटा पहले अपना हिसाब तो कर लो, अपने वालिद का हिसाब तो कर लो। बेटा जारी बात है वो हमजा और उस सलमान की तरह ही वो उन्हें समझ रहे होंगे। अब दोनों इकट्ठे खड़े हुए 2018 के इलेक्शन के बाद, बिलावल साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी, दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर क्या बात की है जरा दिखाते हैं। आज ये तय हुआ है कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए आज ऑपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। सर हमारा जो COD है इसको भी विजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जी, सुमसान बुखारी साहब, अगर दोस्ती हो ही गई है दोनों के दरमियान, जो रिवायती दुश्मनी थी वो दोस्ती में तब्दील हो ही गई है,
तो तहरीक इंसाफ को क्या मसला है इससे? तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, तहरीक इंसाफ को तो खुशी है। तहरीक इंसाफ का और ख़ुसूसन मेरे जैसे लोगों का, जिनसे जब ये सवाल किया जाता था कि पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी, तो वो ये कहते थे कि इन्होंने चूँकि नून की बैत कर ली है और हम नून की बैत नहीं कर सकते इसलिए छोड़ी। हमारा तो बल्कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो साबित हो गया कि ये अंदर से एक है जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी छोड़ी, पंजाब में बिलखसूस। और आप आज देखें कि एक या दो मोतबर नाम है पंजाब में जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं इनके साथ, बाकी वही हैं जिनको कोई जानता बूझता ही नहीं है। तो हमारा तो पॉइंट प्रूफ हो गया है और ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी ये मैं सुन रहा था कि ये जो क्लिप आप दिखा रहे थे कि हम COD को रिवाइव करेंगे, ये COD नहीं है। दिस इज़ ए न्यू चार्टर विच इज़ द चार्टर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द करप्शन। This has nothing to do with democracy. सही, यानी ये COD नहीं है। और ये भी जो जनरल अमजद शोएब साहब बातें कर रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक मामला है, उस मामले को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हो गए। सही है, आप कह रहे हैं ये COD नहीं है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि चार्टर ऑफ प्रोटेक्टिंग द करप्शन। आपने क्या कहा? CPC का नून लीग का तो डेमोक्रेसी में ना कभी एतबार रहा ना कभी है। पीपल्स पार्टी वाले भी जो डेमोक्रेसी वाले लोग थे वो गए। अब बात यह है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जिन लोगों को पता है और जिन लोगों ने ख़ास तौर पे 2013 से 2-3 महीने पहले देखे और पीपल्स पार्टी से बात की कि आप नून के साथ इस तरह हाथ ना मिलाएं, तो वो तो बात बड़ी क्लियर होगी वहाँ पर। अच्छा बुखारी साहब, खैर आप नहीं है बड़े अरसे से आप पीपल्स पार्टी में, लेकिन जारी बात है राब्ते तो हैं, दोस्तियां तो होती हैं हर जमात के अंदर। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं, अभी मेरा कोई सियासी राब्ता नहीं है जी। मेरा वैसे सियासी नहीं, जाती राब्ते होते हैं ना, जाती ताल्लुकात तो फिर सबके साथ ही हो जाते हैं ना, उस्तवार किसी भी जमात के साथ। जाती राब्ते तो बहुत सारे नून वालों के साथ भी हैं। मेरा मतलब हम जिम्मेदार लोग हैं, हम वो उन लोगों में से तो है नहीं जिनको साथ वाला घर जानता नहीं। हमारे तो पूरे पाकिस्तान में राब्ते एक दूसरे से हैं, मगर वो बात और है। मैं इसी हवाले से पूछ रहा हूँ कि फिर जो जाती राब्ते हैं उसकी बुनियाद पे ये जो अब दोनों इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे सिंध में लोग हैं जो खफा हैं, वो कहते हैं नहीं साथ होना चाहिए था क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज्यादती की है पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, ये मेरा सवाल किसी से नहीं हुआ। मेरा जो रिसेंट जो मेरी मुलाकात हुई कुछ दोस्तों से, वो मुलाकात ऐसे माहौल में हुई जहाँ सियासत करने की जुर्रत भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा, मेरे वो ज़ाती दोस्त हैं, मेहरबान हैं और इज़्ज़तदार भी हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी हैं। कमरज़मान कायरा साहब के मैं 2-3-4 दफ़ा गया उनके गम में शरीक होने के लिए, वहाँ बहुत सारे लोग मिले। वहाँ कौन सा ख़ानदानी आदमी सियासत की बात करेगा, हर कोई चुप बैठा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राना साहब दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आपने राय सुन ली है। जनरल साहब कह रहे हैं कि ये ढोंग है, चूंकि जख्मी है दोनों तो एक दूसरे के अपने ऊपर मरहम पट्टी करेंगे। बुखारी साहब की बात भी आपने सुनी। लोग पहले कहते थे कि जी मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब ने मुकमुका किया हुआ, ये भी इमरान खान साहब कहते थे। अब वो कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने और मरियम बीबी जो है ना वो मुकमुका की अगली किस्त लेकर आ रहे हैं। देखें अमीर अब्बास साहब, आपने अब तकरीबन जितना भी प्रोग्राम आपने अभी तक किया है उसमें एक तमहीद बांधी है कि जितनी सियासी जमातें हैं वो सियासी जमातें नहीं हैं, वो करप्शन के टोले हैं और उनके मकासद हुकूमत बनाने के लिए करप्शन है, जो मैं समझ सका हूँ। तो एक बहुत बड़ी जमात को आपने छोड़ दिया, वो जमात तो नहीं, वो मुख्तलिफ 4 वो डिक्टेटर थे, गद्दार आइन थे, वो किस लिए आए थे पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए और वो क्या ठीक करके गए? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको आप लोग पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं लेके आते, क्योंकि कैंसर जो होता है जब वो शुरू होता है, आप कैंसर, फैले हुए कैंसर की तो बात करते हैं, लेकिन जो कैंसर जहाँ से शुरू हुआ उसका आप जिक्र नहीं करते। तो फिर आप किस चीज़ की तर्जुमानी कर रहे हैं? पाकिस्तान की क्या मदद करना चाहते हैं? आप तो ये भी कहा करते हैं कि ये लोग जो लीडर थे ये इन आमरों की गोदों में पले और उन गोदों से निकले, और जैसे हमने इनके हलफ उठाया था कि जी इन आमरों की हम हमेशा तारीफ़ करेंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे, तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और ये जितनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए या जो चीज़ें हुई, ये डिवाइड एंड रूल, पहले अंग्रेज़ हमें डिवाइड एंड रूल करता था, फिर ये जनरल जो चंद एक थे, मैं फ़ौज को नहीं कह रहा,
फौज अपनी जगह पाकिस्तान के बॉर्डरों की हिफाजत के लिए उनका एक किरदार है, लेकिन ये जो 3-4 जनरल जिन्होंने बगावतें की, जिनको हम सजा नहीं दे सके, वो भी इसी किस्म के लोग थे जो हुक्मरान बनना चाहते थे। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और उन्होंने आप सर बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। उन्होंने राणा साहब खत्म कर लें तो उसका जवाब मेरे से ले मैं अपनी लीजिए। अगर बात खत्म कर लूं, आप मैंने बिल्कुल बड़े सब्र से इनकी बातें सर मैंने सुनी वही है। अर्ज की राणा साहब, वही अर्ज बड़े की सब्र है। से सुनिए, और मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, आप बेफिक्र रहें। तो इन लोगों ने जो आज भी हमारी हुक्मरानी है वो पोल्यूटेड है, वो आज भी प्योर नहीं है। ये जितने वावेले लोगों ने किए हैं, ये उनको इनका एक मौकफ है कि उन आज तक जितनी हुकूमतें गईं वो करप्शन के नाम पे गईं, और मुल्क में जब आमिर गए तो करप्शन भी बढ़ के आई, दहशतगर्दी भी बढ़ के आई, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो पोल्यूट हो गई, उसके अंदर फौजी आ गए, हमारी जो पुलिस थी वो पोल्यूट हो गई, उसके अंदर इनके नुमाइंदे आ गए, कोई इदारा नहीं रहा जो इंडिपेंडेंट हो, जिसे हम कहें कि ये प्योर इदारा है पाकिस्तान का। मैं सर आपसे ये पाकिस्तान के लिए एक सर मैं आपसे 100% नहीं, मैं आपसे सर 110% इत्तेफाक करता हूं, 100 भी नहीं 110%। लेकिन एक जिमनी सवाल सर, एक जिमनी सवाल कर रहा हूं कि इन डिक्टेटर्स ने जो किया बहुत जुल्म किया सर, ना काबिल माफी याहिया खान से लेके बल्कि अयूब खान से लेके और परवेज मुशर्रफ ना काबिल माफी। लेकिन जिन सियासतदानों ने हुजूरे वाला इन्हीं डिक्टेटर्स की ताकत को लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल किया, जब भुट्टो साहब कन्वेंशन मुस्लिम लीग अयूब खान की बनाई हुई डिक्टेटर की मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी बन गए, और नवाज शरीफ साहब 81 में एक डिक्टेटर के जमाने में सियासत में आए और फिर उसके वजीर आला बने, वजीर खजाना बने, तो सर फिर एक ही के ऊपर तो नजला ना गिराए ना, फिर कुछ तो अपने ऊपर भी इल्जाम लेना आप लोग। नहीं, मैं कब कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि हम फरिश्ते हैं? पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स के अंदर आप कोशिश करते हैं कि मुमकिन क्या है। मैं कहता हूं कि ये छांगा मांगा का हमें इल्जाम देते हैं, खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं कि इस इलेक्शन पे छांगा मांगा होता तो शायद हमारी हुकूमत होती ना, वहां जहांगीर तरीन का जहाज लैंड करता ना, जिन लोगों को रात को टिकट दिए थे सुबह वो चेंज होते ना, अगवा होते हमारे बंदे। तो आप क्या बातें कर रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिशियन करप्ट हैं? बिल्कुल करप्ट हैं, ईमानदार भी कोई नहीं है। अब मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे ईमानदार का एक बंदे का नाम दे दे जिसको आप कहेंगे कि वो अपने जिस चीज की वो तनख्वाह लेता रहा, जिस चीज का उसने हलफ उठाया, वो उसके लिए उसने ईमानदारी से काम किया और आज भी कर रहा है। मुझे एक बंदे का नाम बता दें जो कुर्सी पे बैठे हैं, उनको सब सलाम करते हैं कि वाह साहब, वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, एक चीज मैं राणा साहब दिखा देता हूं, ये जरा दिखाएं जी, चाहे वो चीज ये सर मैं दिखा देता हूं, देखिए सर ये मैं आपको इसलिए दो मनाजिर दिखा रहा हूं सर, किसी एक शोबे को एक सर ये सर एक हमने पूरा मुल्क ठीक करना है। एक सर 1999 की फुटेज है और एक है 2019, 20 साल का फर्क, और इत्तेफाक से महीने भी तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये मई 1999 की फुटेज जरदारी साहब और ये जून 2019, ठीक 20 साल के फर्क से जब नवाज शरीफ साहब के जमाने में जरदारी साहब गिरफ्तार हुए थे। ये जरा आप देख रहे हैं, ठीक 20 साल पहले इनको जेल ले जाया जाता था, जैसे आज ये प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली में आए, नैब के पास जेर हिरासत हैं। उस वक्त भी ये गिरफ्तार हुए, आज फिर जरदारी साहब बेचारे गिरफ्तार हो गए। ये नवाज शरीफ साहब के जमाने में गिरफ्तार हुए थे, किसी डिक्टेटर के जमाने में गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब अगर जमहूरी जमाने में गिरफ्तार हो तो ताना दिया जाता है डिक्टेटर को, और अगर खुद ही मियां साहब गिरफ्तार कर लें, उनके जमाने में गिरफ्तार हो, तो फिर उसका इल्जाम राणा साहब किस पे दिया जाएगा? देखिए, हम लोग डिवाइडेड थे, पहले हमें अंग्रेज तकसीम करके हुकूमत करता रहा, फिर ये डिक्टेटर करते रहे। मैं कब कह रहा हूं कि हम बहुत पारसा थे, हमने एक दूसरे के साथ हम खिलौने बन गए, हमने गलतियां की, क्या हम करते ही रहेंगे? सर बहुत खूबसूरत, क्या हम करते ही जाएंगे? सर बहुत खूबसूरत, क्या ये होता ही रहेगा? सर बहुत खूबसूरत आपने बात कर दी, आपने तो मसला ही हल कर दिया ना। काश जो बात आप कर रहे हैं, काश सब ये बात करें। लेकिन मैं अमीर अब्बास एक बात मैं जरा करूं, मैं आता हूं जल साहब, अमीर अब्बास मैं सर आता हूं, मैं सर अगर एक शॉर्ट कमेंट ले लूं जरा समझाऊं बुखारी साहब से। बुखारी साहब पहले मुझे ये बता दें, अमीर अब्बास, मेरा एक सवाल है। जी राणा साहब, सर फरमाएं। कि जनरल साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं?
बुखारी साहब तो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं नून लीग की कर रहा हूं, जनरल साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम बात करें, हम गिरफ्तार नहीं होना चाहते। पाकिस्तान के बाकी अवाम जो किसी पार्टी में नहीं है उनकी कर रहा हूं, आप तो अपनी अपनी पार्टी कर रहे हैं, मैं उन लोगों की कर रहा हूं। मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे आपको वो बाहर फेंक देंगे। अच्छी बात है, मुझे फेंक दें, लेकिन जब तक फेंकते नहीं मैं नुमाइंदगी करता रहूंगा। तो फिर आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते, अपनी नुमाइंदगी आपको हमेशा तकलीफ होती है मेरे बैठने की, हमेशा मेरे बोलने पे आपको हमेशा तकलीफ होती है, इसलिए कि मैं सच्चाई पे बात करूं। आप अपनी जाती हैसियत में बड़ी तकलीफ होती है, मुशर्रफ का साथी बन के आए, कारगिल की तबाही का हिस्सेदार बन के आए, मैं आपका क्या हक है कि मुझे पूछे कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? पाकिस्तान को मरवाया, आप उसके शरीक थे, इस मुल्क में 9 रत्नों में शामिल थे। इस मुल्क में तू मैं करने का सिर्फ आपको हक है। मैं उस प्लेटफॉर्म से आ रहा हूं, क्या बात करते हैं राणा साहब, मैं हक रखता हूं अपनी राय देने का, और आप कोई नहीं है मुझसे पूछने वाले। बिल्कुल सही बात है, अजीब सवाल आप कर रहे हैं कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं आपको आपकी राय तो नहीं दे रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूं, आप उसको जो मर्जी। सही है, बस इसी नुक्ते पे एक ब्रेक से वापसी पे जरा बुखारी साहब आपके पास आता हूं। बुखारी तो ब्रेक के बाद ये वैसे कहा भी नहीं राणा साहब, जनरल साहब ने, कि मैं कोई ISPR की या नेवी की या एयरफोर्स की या किसी और की नुमाइंदगी कर रहा हूं। हाँ, उनका रिटायर्ड जारी बात है, पस मंजर अब जनरल उनके साथ में खुरज के हटा तो सकता नहीं, आखिर जनरल वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, तो अब ये मजबूरन तारुफ तो करवाना पड़ता है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुखारी साहब, राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी हम खिलौना बन गए थे, हमने गलतियां हमसे हुई, वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, लेकिन अगर अब हम ठीक होना चाह रहे हैं तो हमें क्यों बार बार उन गलतियों को ताना दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर ऐसा नहीं ना सर, फिर तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होना चाहिए ना। ऐसे सिर्फ रिकंसिलिएशन तो नहीं कि जब तक आपने फौज से मिल्किंग करनी है, जब तक फौज फायदा देती रहे किसी को, सियासतदान को, तब तक तो फौज ठीक रहे, लेकिन जब फौज से ताल्लुकात खराब हो जाए फिर कह जी फौज तो बहुत बुरी है। अच्छा, मैंने अमीर अब्बास आपको ये कहा था, राणा साहब नाराज़ हो गए उस बात से, मैंने कहा था कि ये बात ख़त्म कर लें तो मैं इसका बात का जवाब इनको दूंगा। मैंने राणा साहब को इतना हार्श ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देखा। राणा साहब नून लीग के उन सियासतदानों में से हैं जो इनका एक वो ब्रिगेड है, ये वो वाली चीज़ फॉलो नहीं करते। आज मेरे से भी नाराज़ हो रहे थे बड़े भाई की तरह थोड़े से कि मैं बोल नहीं रहा, हालांकि मैंने सिर्फ ये कहा जवाब देना, जनरल साहब से भी हो रहे थे। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये नून की सियासत को आजकल जो स्टेयर कर रहा है वो मरियम बीबी कर रही। मरियम बीबी ने कन्फ्रंटेशन की सियासत को, और चूँकि वो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया के साथ बैठती हैं, फ़ौज को गाली निकालना, फ़ौज के ऊपर एतराज़ करना, ये अब इनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है। ये कहें या ना कहें, डॉन लीग में सब ने देखा, दूसरा ये देखा, तो ये हर जगह पे फ़ौज को मैलान करने की कोशिश करते हैं। फिर इन्होंने ईमानदारी की बात की, मैं इनके सामने बैठा हूँ, मेरे तई मैंने आज तक राणा साहब की भी कोई बात नहीं समझी। ये इन्होंने कहा जी हर बंदा बेईमान है। राणा साहब अपने दिल पे हाथ रख के मेरे बारे में बेईमान कह दें, मैं अभी देख लेता हूँ। इन्होंने एक ब्लैंकेट में हर चीज़ में कह दिया करके, मुझे तो राणा साहब बहुत सारे लोग बेईमान हैं हर वॉक ऑफ द लाइफ में, और बहुत सारे लोग ईमानदार हैं जो रोटी अपनी खा रहे हैं, इसीलिए वो इन शहजादों की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि उन पर सियासत भारी पड़ रही है क्योंकि अफोर्ड नहीं होती उनसे। अब गुजारिश ये है मेरे भाई कि अगर तो वाकई इन्होंने माफ़ी मांगी है, आप इनके लीडर के इंटरव्यू निकालें। जो जनरल ज़ियाउल हक जब फौत हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था आप याद कीजिए, एजाजुल हक साहब का और उनका जो हुआ था वो देखिए। जर्नैलों को गालियां निकालते हैं, फिर कहते हैं फ़ौज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि आपने नफ़रत करनी है तो किसी के एक्ट से करो कि उसने ये एक्ट गलत किया, और ये ना करो कि आप ब्लैंकेट तबाह कर दो। आज अगर फ़ौज ना होती तो क्या मैं और राणा साहब बैठे टीवी पे टॉक शो कर रहे होते, प्लेजेंटरीज एक्सचेंज कर रहे होते, जिस तरह का ये दुश्मन हमारे साथ बैठा हुआ है। दूसरी अर्ज़ मैं आपसे ये करना चाहता हूँ
कि जो वो ट्रुथ की बात की आपने कि एक ट्रुथ रिकन्सिलिएशन भी हो, तो फिर आप ये बताएं कि कौन से सियासतदान को किसने कहाँ पे पैदा किया, किसके कहने पे पैदा किया, कौन एक बहुत नीचे लेवल का अफसर एक बड़े अफसर के पास ले गया कि इनको एडजस्ट कर रहे हैं और फिर आ गई नजरियाती सियासत। या तो फिर जितने भी लोगों का कभी हुआ है ये जाके माफ़ी मांगे, कौम को बताएं कि हमने ये बड़ी गलती की, हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी गलती नहीं करनी। इनकी प्राइवेट महफिलों में खुदा की कसम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बातें होती थी वो कोई इंसान बात नहीं कर सकता। ये सिर्फ तकलीफ में बाज आते हैं। अभी कोई वो दूर की बात नहीं जब शहबाज शरीफ साहब वो पंखे जलते थे और जरदारी साहब को घसीटने की बातें करते थे। आप क्लिप निकाल लें, मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं। अब अर्ज ये है कि अगर वाकई इनको समझ आ गई है जमहूरियत करनी है, तो जमहूरियत दो जमातों के इत्तेहाद से नहीं बचती। जमहूरियत तब बचती है, तब पनपती है जब करप्शन से पाक मुआशरा होता है। तो पहली बात यह है कि फ़ौज को फ़ौज का काम करने दें, जगह जगह फ़ौज को मैलाइन ना करें ये दोनों पार्टियां। हाँ, फ़ौज अगर कोई ऐसी हरकत करती है जो उसको नहीं करनी चाहिए तो लोगों को जाए उनके दरख्वास्त दें, उसके लिए फोरम मौजूद है। और फिर नाम भी नहीं लेते, कहते भी नहीं, बस साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, किसको नहीं पता होता ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये होगी इन दोनों जमातों से कि पहले तो ये एक दूसरे से माफ़ी मांगे जो ये कलाम करते रहे एक दूसरे के खिलाफ, खुसूसन मुस्लिम लीग नून जो कलाम करती रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उसके बाद ये कहे कि हमारी तौबा, वो जिस जर्नैल ने हमें बनाया उस जर्नैल की भी तौबा। जब जर्नैलों को गालियाँ निकाले तो साथ ज़िया उल हक को भी ऐड कर ले, और वो गाली ज़्यादा अच्छी लगेगी नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के मुँह से। राना साहब तो शायद दे ही दे, लेकिन वो उनके मुँह से बहुत अच्छी लगेगी। अगर या फिर कहे कि हमने गलती की, हमें नहीं करनी चाहिए थी, मगर करप्शन तो जर्नैलों ने नहीं कराई ना किसी से भी। अगर मैंने की या इन्होंने की वो तो जर्नैलों ने नहीं कराई। अगर कोई ऐसी करप्शन है तो उसका जिक्र करा दें, फलाने जर्नैल ने कही और उसके जेब में गई। फिर एक और बात है, मैं पीपल्स पार्टी में था उस वक्त, आर्टिकल 6 का ये मुतालबा करता, आर्टिकल 6 का मुतालबा करता रहे पीपल्स पार्टी के ऊपर। उसके बाद हुकूमत आ गई इनकी। पीपल्स पार्टी की जो एक थिन मेजॉरिटी थी, इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसी आई कि हर चीज़ बह गई। फिर क्यों नहीं इन्होंने किया उस वक्त? उस वक्त किसी ने रोका था इन पे कि आर्टिकल 6 ना करें? पता नहीं यार ये किसको बताते हैं। इतनी याददाश्त तो ना किसी की कमज़ोर है ना है। हम सारे बशमूल मेरे अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़े, अपने किबले दुरुस्त करें, अपने दामन पाक करें, खुद ऐसी मिसाल पैदा करें कि हम किसी को चल के। और दूसरा, हाँ, सियासत में एक वज़ादारी का एक अंसर ख़त्म हो गया है जो शुरू इन्होंने किया था मगर अब सब जमातों में है। वो अंसर हम छोड़ें और लोगों को हम ऐसी मिसाल करें कि लोग हम पे एतबार करें। अब लोग सियासतदानों पे एतबार नहीं करते, हमारे करतूतों की वजह से नहीं करते। सो सबसे पहले तो हम अपने करतूत दुरुस्त करें ताकि लोग हमारी बात तो माने। लोगों को सियासत से मतलब ही अब ख़त्म होता जा रहा है। तो इसकी वजह जो है ना, इसकी वजह कोई फ़ौज नहीं, हम खुद हैं। मैं भी हूँ, राना साहब भी हैं, इनके लीडर भी हैं और भी हैं। तो पहले तो हम अपने आप को तो मिसाल तो बनाएं कि लोग हमें फॉलो तो कर सके। और दूसरा ये जो है ना कि फलाने ने ये किया, जर्नैलों ने ये किया, 6 जर्नैलों के नाम मुका दिए। अब इन्होंने याह्या खान की बात की, याह्या खान पे कोई करप्शन चार्ज लगा? अयूब खान की बात की, उस पे कोई करप्शन चार्ज लगा? नहीं। 1985 तक किसी सियासतदान पे करप्शन चार्ज लगा? जब प्लॉटों की सियासत पैदा हुई तो करप्शन चार्जेस लगने शुरू हुए। प्लॉटों की सियासत किसने शुरू की? रिकॉर्ड निकालने में किसी का नाम नहीं लेता, आप रिकॉर्ड निकाल लें। 1979 के जो बल्दियाती इंतखाब हुए उसमें पहली दफा लोगों की खरीदो फरोख्त हुई, आप रिकॉर्ड निकाल लें। ये सारी चीजें बिला वजह डिपार्टमेंट्स को, दूसरों को गलत कहना, हम खुद तो दुरुस्त करें राना साहब, और मैं अपने आप को तो दुरुस्त करें, फिर बाकियों पे भी उंगलियां उठाएं। राना साहब, वैसे राना साहब फैसलाबाद में बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा गुस्सा आपने जो है ना वो कम भी रखना प्रोग्राम के अंदर। अच्छा राना साहब, जो बात नहीं, मेरा भाई ये इतना गुस्से वाला नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो फिर तो और अच्छी बात है। जो बुखारी बहुत सारे मैं जनरल साहब आपको मैं एक कमेंट ले लूं जरा। चीजों पे जब बात करते हैं तो वो तारीख नामुकम्मल होती है। और दूसरी बात, हमारे में मुखालफीन हैं, मैं तो आज बुखारी साहब की बात सुन के हैरान हो गया कि हम फौज को कैसे बुरा कह सकते हैं। फौज तो एक स्टेट की रिक्वायरमेंट है, एक स्टेट उसको अभी का अपने पेट में पत्थर बांध के उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और उसको आप बुरा कहेंगे? नहीं। वाह वाह। लेकिन इसी फौज में से चंद जर्नैल निकले जिन्होंने अगवा किया, पाकिस्तान की जमहूरियत को अगवा किया, यहाँ की हुक्मरानी को अगवा किया, आइन को तोड़ा। तो जब हम जनरल्स का नाम लेते हैं आप कहते हैं जी ये फौज का नाम ले रहे हैं।
सर तो ये हर तो दौर हमें में बदनाम करने की कोशिश है। राना साहब हर दौर में फौज का सियासतदानों ने एक तो आईनी फौज जिम्मेदारी को है। ऑक्सीजन दी। और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें फौज नहीं है। आपने अभी तो कहा हम कि पागल हैं प्रोग्राम में कि हम फौज को बुरा या कहें। तो जोशे खिताबत में लेकिन फरमा गया। उन जनरल्स को जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं मुझे है जरा बात करने दो और अभी। उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया में आपका नाम नॉर्थ कोरिया के बाद यू आर नंबर 2। तो कहां खड़ा है पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के बाद? जरा मुझे बात अब करने देंगे। अल्लाह बाहर के जाके फजल से देखें नहीं है पाकिस्तान बिल्कुल का क्या नंबर 2। इज्जत है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह मैं- ताला सदा कायम रहेगा। मैं आ रहा हूं जनरल साहब, आ रहा हूं अमीर राणा साहब, अब्बास। मैं जनरल साहब आ रहा हूं आपके पास। राणा साहब एक छोटा सा सवाल का जवाब अगर काइंडली आप दे सकें। देखिए बहुत गलत किया, कोई भी, हम तीनों चारों में से कोई भी नहीं कह रहा कि जो 4 मार्शल लॉ लगे ये चारों जर्नल ठीक थे, लेकिन सवाल ये कि फिर जिसकी गलती हो वो नाक से लकीरें तो खींचे ना, काम के सामने कान पकड़ के माफी तो मांगे ना। ये तो कोई बात ना हुई कि जब जी चाह फौज के साथ दोस्ती यारी हो गई, सियासत में फायदा उठा लिया, जब जब मुश्किल हो गई तो फौज को ठुड्डे मार दिए इन्हीं जर्नलों को। यार कमाल करते हैं, किसने ठुड्डे मारे? हमने पाकिस्तान के झंडे में उन गद्दारों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफनाया, तोपों की सलामी दी। किसने ठुड्डे मारे हैं? सही है। ठुड्डे तो सियासतदानों के लिए हैं। अच्छा ठीक है। अभी ये ठुड्डे और गद्दार गालियां कह रहे हमारे हैं लिए उनको, हैं। अभी ये गद्दार कह रहे हैं, फिर कहेंगे मैंने कुछ नहीं कहा। जनरल साहब, देखो यार मेरी बात सुनो जनरल साहब। मैं अमीर अब्बास, तेरा सर। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बात नहीं करने दे रहा। देखिए पहली बात यह है कि जो राणा साहब फरमा रहे थे, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने कतन नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि मैंने खास तौर पे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये 2 खानदान हैं जिन्होंने चोरी चकारी की है और ये उनका दुख है, उनके जख्म है जो लगे हुए हैं। ये सियासतदानों की कमज़ोरी है कि ये अपने मफादात की खातर उन करप्ट खानदानों को जानते हुए भी उनके पीछे हाशिया बरदारों की तरह फिरना शुरू कर देते हैं। इनकी उम्रें उनसे 10-10 गुना, इनके तजर्बे उनसे कई गुना ज़्यादा होते हैं। उनकी उम्र उतनी नहीं होती जितनी इनकी सियासत होती है और हाथ बांध के सामने खड़े हो जाते हैं। ये इनकी गलतियाँ हैं। अब बात यह है कि जो आप अगर 2 सियासतदानों को देख लें, मियाँ साहब देख लें और भुट्टो देख लें, इनकी ग्रूमिंग, इनकी परवरिश डिक्टेटरों के हाथों में हुई थी। इनकी उसकी वजह अब मियाँ साहब की कोई देख लीजिए, सींग फंसाए बगैर नहीं रहते। ये अब पहला जो उन्होंने सींग फंसाया था वो आपको याद होगा, जो हमारे पहले सदर थे उनके साथ कोई, उसमें कोई फौजी तो नहीं था जिसको उन्होंने कहा जी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा किसी से। गुलाम इसाक खान ये रह नहीं सकते। इनका गुलाम इसाक के साथ इनका अपना कभी तजिया नहीं होगा कि हमारे अंदर क्या यार खराबी है। जिस दिन मुशर्रफ ने लिया, मैं मुशर्रफ का हामी नहीं, मैंने हजारों दफा उसको मुखालफत उसकी की है, उसके खिलाफ आर्टिकल लिखे हैं। मेरे ईमान का हिस्सा है वो कि मैं उस शख्स को अप्रूव नहीं करता। लेकिन जिस दिन उसने निकाला है, इनके काम क्या थे? डॉलर ये खा गया दुनिया के। इन्होंने एक सदर को निकाला, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकाल दिया, एक हमला कर दिया जाके सुप्रीम कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की छुट्टी करा दी। और भाई इस तरह तो गन्ने के खेत में घुस के वो नहीं करता जो आप लोगों ने कर दिया मुल्क के साथ। जो हशर किया आपने, आप तो मुंह तो डिक्टेटरों से 3, और फिर बिल पास हो जाता, अगर खुदा ना खास्ता वो शरीयत बिल पास हो जाता तो आप देखते ये अमीरुल मोमिनीन थे, हम सब इनके भेड़ बकरियां होते। उसमें जो तहरीर की हुई थी शिकें कि मजहब के मामले में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो होना जरूरी है, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का फैसला आपका सुपीरियर ऑफिसर करेगा। वो खुद मुसलमान हो ना हो, हमें कह दे जी आप मुसलमान, आपको नौकरी से निकाल दे, ये सजा दे सकता था वो आपको। ये कभी अपना तजिया नहीं करते। और खराबी ये है कि अपने काले करतूतों को हमेशा वो 4-6 जर्नैलों के पीछे छुपाते हैं जिनकी गोदों में पले हैं इनके लीडर। कोई जर्नैल हुकूमत नहीं कर सकता यहाँ 1-1.5 साल से ज्यादा, अगर ये सियासतदान उसकी बैसाखियां ना बने। बिल्कुल सही। ये दौड़े जाते हैं उसकी जेब में और जाके उसकी खिदमत में पेश होकर हर तरह का खुशामद करते हैं, हर तरह का गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके इशारों पे। आप निकाल लें तारीख, भुट्टो उससे निकाल लीजिए, अयूब खान से निकाल लें, या निकाल लें, आगे ज़ियाउल हक देख लें, ये सारे हजरात जो आज बैठे आपको हाजी नजर आते हैं, ये सारे उसके साथ चमचे रहे हैं। सही। अक्सर लोग उनके साथ खुशामदी टोले के तौर पे उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल सही। क्यों नहीं इन लोगों का एहतसाब करते कि ये उनका साथ ना दें? ना दें, बिल्कुल ठीक है। ये हमें आके ये सुना देते हैं कि फलानी जर्नल, राणा साहब के पास कोई आर्गूमेंट नहीं है सिवाय इस चीज के कि वो आके हमें ये सुना दें तारीख में ये है, तारीख में वो है। भाई तारीख में सियासतदान भी तो है ना जो उनके चमचे बने रहे हैं। तारीख में मियां नवाज शरीफ भी है जो उसका नौकर बना रहे, जो डैडी कहता उसको अब्बा कहते थे, रूहानी बाप उसको कहा जाता, वो भी कहता है हमारी। अच्छा, इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते आप? बिल्कुल सही। बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त से जमानत तीसरी दफा मुस्तरद हो गई है बीमारी के हवाले से। मरियम बीबी ने अभी फरमाया जी कुछ देर पहले कि हमारे लिए जो है वो आइन और कानून के लिए, जो हमारे लिए इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
और मैं लड़ूंगी और आखिरी जाऊंगी। बुखारी साहब देखिए, अर्ज ये है, एक तो जो जनरल साहब अभी फरमा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब को, क्योंकि राना साहब बातें इस तरह कर रहे थे कि जनरल साहब उस जज्बात में आ गए। कम से कम मेरे पे तो ये इल्ज़ाम नहीं लगता कि मैं कभी किसी का झंडा उठा के चला हूँ। हाँ, मेरे में एक बिल्ट इन फॉल्ट ज़रूर है, मैं फ़ौज को गाली नहीं निकालता क्योंकि मैं उसको नज़रिए का और सरहदों का मुहाफ़िज़ समझता हूँ। मुशर्रफ को ना जनरल साहब ने अप्रूव किया ना मैंने किया, ज़ियाउल हक को तो मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये आज ये जो मरियम बीबी का आप कर रही हैं, वो जहाँ मर्जी झंडा उठा के जाए, उनकी मर्जी है। लेकिन अभी मैंने बात की थी आपके प्रोग्राम में कि मरियम बीबी स्टेयर कर रही है नून लीग को। मरियम बीबी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने फैसला किया हुआ है कि फ़ौज को गालियाँ देनी है, फ़ौज से लड़ाई लड़नी है, डॉन लीग सबके सामने है। उसके बाद दूसरी चीज़ें, अब अर्ज ये है कि अब इन्होंने अदलिया को भी देनी है। अदलिया पे एतराज़ लोगों ने किए होंगे, चढ़ दौड़े सिर्फ ये जो जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ PMLN ने किया और इनके चमचों ने किया, आपको याद होगा। कोई उसमें कोई बात नहीं है। आप राना साहब ऐसे ना करें ना, आप इनकार करें, आप दिल पे हाथ रखें, इनकार करें कि आपने नहीं किया जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत के साथ। तो ये फैसला है अदालत का। इन्होंने अगर ये एजिटेशन करनी है तो अदालत के खिलाफ करनी है। अगर जहां तक जमहूरी किसी की बात है, जमहूरी जलसा जुलूस करना है, कुछ नहीं है। ये अगर अदालतों पे हमले करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन पे हमले करेंगे, तो जो किसी भी हुकूमत को करना चाहिए वो हुकूमत करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मसला ये है कि लोगों को जाके क्या कहेंगे कि करप्शन में सज़ा होगी मियाँ साहब को, और करप्शन में सज़ा होने की 3-4 अदालतों ने सज़ा दे दी। फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 6 हफ्ते का एक टाइम दे दिया। उसके बाद जो है दोबारा उन्होंने कहा जी कि हमारा इलाज तो इस मुल्क में हो ही नहीं सकता, दुनिया का एक ही डॉक्टर है। मैं वाहिद आदमी हूँ PTI में शायद जिसने कभी मियाँ साहब की तबीयत को क्वेश्चन नहीं किया, बीमारी को आज भी नहीं करता। कोई आदमी कहता है मैं बीमार हूँ तो बीमार हूँ, मगर अगर अदालत ये कहती है कि आपकी जमानत मुस्तरद है, आप जेल मैनुअल के मुताबिक अपना इलाज करवाएं, तो उसमें आप तहरीक चलाते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। दामन को जरा देख, जरा बंदे को देख। राना साहब, सारी तवानाई जो है वो जमानत के लेने के ऊपर सर्फ कर रही है मुस्लिम लीग नून और मियां साहब की फैमिली। बेहतर नहीं कि अपना इलाज भी शुरू करवा दें। फिर एक और भी याद कर लीजिए, जहां इन्होंने कहा था हम बाहर जाने की बात नहीं करेंगे, आते ही बाहर जाने की बात भी की। रीसेंट हिस्ट्री। राना साहब देखिए, जो उनके वकील हैं उनको कोई रास्ता कानून में नज़र आ रहा होगा। मैं तो इस चीज़ का माहिर नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ। और अगर रिजेक्ट हो गई है तो ठीक है, हमने कौन सा किसी को बुरा भला कहा है, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन उनके वकला ने कोशिश की, और उनका काम है कोशिश करना। जहाँ तक बुखारी साहब कह रहे थे कि सबको अच्छे लोग हैं, बुखारी साहब भी अच्छे हैं, मैं भी अपने आप को अच्छा समझता हूँ, जनरल साहब भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन इमरान खान क्या कहता है, नून लीग के हर आदमी को गाली नहीं निकालता, वो ब्लैंकेट गाली निकालता है कि नहीं निकालता, हमें चोर कहता है कि नहीं कहता। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हर बंदे की इज्जत है, इज्जत तो उछाली जाती है। दूसरी, आपने अभी जनरल साहब ने फरमाया कि जनरलों की गोदों में पले। ठीक है, उनके दौर में बहुत लोगों ने सियासत शुरू की। ये तो ये चाहते हैं कि अगर उस दौर में सियासत शुरू की तो उनके मुरीद बन जाएं। और आज अगर ये लोग ना शामिल हुए होते तो इन जर्नलों के बेटे, आज पाकिस्तान किम का बेटा किम आता है और फिर किम का बेटा किम आता है, तो फिर पाकिस्तान में भी किम होते और इन्हीं के बच्चे हुकूमत कर रहे होते। ये तो आप इनकी कुर्बानी का दाद दें कि इन जर्नलों के साथ जुड़े और फिर जमहूरियत की बात। वैसे राणा साहब आप सलाम करें। राणा साहब ऐसे किसी जनरल की डायनेस्टी तो नहीं चली ना, डायनेस्टी तो सियासतदानों की चली है। मैं एक चीज अर्ज करूं, अमीर अब्बास, फिर आप कहते हैं जी सींग, इन्होंने दूसरी बड़ी अहम बात की कि सींग फंसा लिए। ये तो बिल्कुल वैसे है कि मेरे बेटे को कोई बुलडॉग काट ले, मैं ऐसे कहूं तू पंगा ले, ऐसी तू क्यों पंगा लिया। हम तो यार अगर इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई बात करते हैं तो बराबरी की सतह पे करते हैं, बराबरी की सतह पे बात करते हैं। हर इदारे का अपना अपना काम है। खान के साथ क्या आप मसला सींग था? कैसे फंसा सकते हैं? अगर आपका अपना काम है, हम उसके साथ कैसे सींग फंसा लेंगे? गुलाम इसाक खान कहीं और से बोल रहा था। यही तो डिवाइड एंड रूल है, यही तो डिवाइड एंड रूल है। क्या बोल यहाँ पे तो ये कहीं और से ताकत ड्रॉ की होती है। मैंने तो पहले कह दिया यार, हमारी भी बड़ी गलतियां हैं। जनरल साहब देखिए, मैं एक चीज और करने लगा था। देखिए, बात यह है,
राणा साहब के पास चूंकि आर्गुमेंट नहीं होती, ये बुक्स के मारे हुए बंदे हैं। मैं किससे है हाँ, दो चीजें किससे है राणा साहब को? आपके क्रिकेटर्स ने पुशअप्स निकाले मैदान में तो राणा साहब वाहिद आदमी थे जिनको प्रॉब्लम हुई और इन्होंने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया। इनको राणा साहब पुशअप कहना शुरू कर दिया पार्लियामेंटेरियंस में। और राणा साहब वाहिद आदमी है, जब कश्मीर कमेटी के कश्मीर के मामले में ये बाहर गए जाके इन्होंने आर्गूमेंट करनी थी कि जी कश्मीर का कैसा हल करना चाहिए, तो वहां से आके सुन के आए और पार्लियामेंट में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी हम यहाँ जाके वहां बात क्या करें। हमें तो उन्होंने कहा कि जी आपके अदारे वहां पे दहशतगर्दी कराते हैं। यही वो चीज डॉन लीग्स में थी। आप इमेजिन करें कि ये अंदर से हालत है आपके अंदर, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन आपका बुग़्ज़ जो है वो बिल्कुल टपकता है। कि बुग़्ज़ किससे है राणा साहब को जनरल साहब? हकीकत ये है कि मैं आपको बता रहा हूं, बुग़्ज़ फौज का है और किसी का नहीं है। इनके पास आर्गुमेंट नहीं होती। ये रोना देखें, फौज का बिल्कुल नहीं है। 11वां साल जा रहा है जमहूरियत का। कब तक ये मुशर्रफ के रोने धोने में छुपे रहेंगे? ठीक हो गया। आप देखिए स्टील मिल जो है वो फौज 6-7 लाख लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं जो फौज में 6-7 लाख लोग हैं। जो इन्होंने बंदे अपने लगाए, जफर इजाजी बिठा दिया, SCCP बर्बाद हो गई। वो पता नहीं इसहाक डार कहीं से पकड़ लाया, वो एक अपना क्लास वालों पुराना नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया, पहले उसको स्टेट बैंक में डाल दिया। राइट। फिर आपने वो कमर जमान जनरल साहब मैं एक खबर दे दूं सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने। जनरल साहब मैं अदारे आप बर्बाद जनरल साहब मैं राणा साहब के आपकी ख्वाहिश होती है कि ये राणा सारे साहब की आपकी नजर करप्शन चोर जो कि ये मियां साहब करते हैं सर मैं उनको कबूल करते रहे। सर मैं राणा साहब के लिए खबर लाया हूं सर। आपकी ताबेदारी करते रहे तो मुल्क ठीक है सर। राणा साहब के लिए किसी ने आपको आगे से चेक कर लिया तो मुल्क खराब और फौज खराब हो गई। सर राणा साहब के लिए खबर लाया हूं। राणा साहब है करने की। राणा साहब अपने काम को पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी को कहें अब अपने काम ठीक करें। राणा साहब जर्नैलों का उनके रोने सर खबर राणा साहब जर्नैलों का अगर एहतसाब करना है तो फिर ऐसे होगा। अब से कुछ चंद जर्नैली अब से कुछ देर पहले जो 2016 में तुर्की में कू हुआ था, उस कू के 17 जनरल्स को अब से कुछ देर पहले तुर्की की अदालत ने 141 साल की सजा सुना दी है। सर अगर एहतसाब होता तो फिर विल भी होनी चाहिए, लेकिन जब इल्जाम यह है कि आप सियासतदानों के अंदर खुद करैक्टर में भी किसी हद तक कमी है, इसलिए आप जुर्रत नहीं कर पाते जर्नैलों का एहतसाब करने के अंदर जब आप इक्तदार में आते हैं। तो अगर सियासतदानों का करैक्टर, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी होगी तो जर्नैल जुर्रत ही नहीं कर पाएगा कू करने की, और अगर कर भी लेगा तो फिर वो एहतसाब के हाथों बच नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।